टेस्ट नंबर 22 पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ अकबर टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। तो अकबर के कंट्रीब्यूशन हमसे पूछे गए हैं। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इनिशिएट द मेटल सिलेंडर रॉकेट्स। तो देखो अगर अकबर के बारे में पढ़ा है तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, तो आंसर ये करेक्ट हो जाएगी। ही हेल्प इन द इन्वेंशन ऑफ द ऑक्सन ड्रिवन कार्ट फॉर ट्रांसपोर्टिंग कमर्शियल गुड्स एंड ग्राइंडिंग कॉर्न्स। अब देखो ऐसा लगता है कि जो ऑक्सन ड्रिवन कार्ट्स हों वो तो पुराने ही होंगे यार, क्या अकबर ने क्या इंट्रोड्यूस किए होंगे, तो आई डोंट थिंक ये सही होनी चाहिए, पर ठीक है नहीं पता तो मैं गोला लगा देता हूँ, बट इसको फिर भी रॉन्ग साइड मानूंगा। नाउ नेक्स्ट इज परफ्यूम, पॉपुलर परफ्यूम अतर ऑफ रोजेज वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग हिज रीन। ये भी मैं नहीं कह सकता, तो आई डोंट थिंक ये उसके टाइम पे ही हुआ होगा। केमिस्ट इन कोर्ट्स वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सॉल्पेट्रे एज अ मीन्स ऑफ कूलिंग वाटर। ठीक है, मतलब कि साइंस के बारे में थोड़ा कम नॉलेज है, बट इट वॉज ड्यूरिंग द जहांगीर टाइम्स, तो जहांगीर के टाइम पे था, तो ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, अगर हम 4 को ही हटा दें यहाँ से तो आंसर हमारा आ जाता है ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। तो दिस अतर ऑफ द रोजेस एंड दिस सॉल्ट पैट्री, ये दोनों चीज़ें जहांगीर के टाइम पे डिस्कवर हुई थी। सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट। सो इफ़ यू डोंट नो तो आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, बढ़ जाएगी नॉलेज इससे। और बाकी कुछ बताने के लिए नहीं है, तो एक बार जरा अकबर वगैरह वाले चैप्टर को देख सकते हो जाके दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू सूफीज्म कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज अ लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट आउटसाइड द इस्लाम। नहीं, आउटसाइड कहाँ थी, इस्लाम के अंदर ही थी वो। इट हैड इट्स ओरिजिन इन पर्शिया एंड स्प्रेड इनटू इंडिया इन द 11th सेंचुरी। ये बात बिल्कुल सही है, पर्शिया से इसका ओरिजिन था। थर्ड स्टेटमेंट है, इन सूफीज्म सेल्फ डिसिप्लिन वाज कंसिडर्ड एन एसेंशियल कंडीशन टू गेन नॉलेज ऑफ गॉड बाय सेंस ऑफ परसेप्शन। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब कि वही तो कह रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू ही आप नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, गॉड की। सो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आंसर शुड बी ऑप्शन सी, 1 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says which of the with reference to the Nagara and Dravida style of architecture correct statement from the following। तो करेक्ट ढूंढनी है हमें। Unlike temples in South India, Nagara temples usually do not have elaborate boundary walls or gateways। ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। जैसे हम गोपुरम्स की बात करते हो साउथ इंडियन टेम्पल्स में ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में वो दिखते हैं। शिखर इज यूज्ड एज अ क्राउनिंग एलिमेंट इन द टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया, whereas अमलक इज यूज्ड इन ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। देखो उन दोनों को उल्टा कर दिया है। जो शिखर है उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रेविडन के लिए, अमलक हम यूज करते हैं नॉर्थ इंडियन के लिए। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट, द्वारपाल्स आर गार्डिंग द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, whereas images of Mithun are used in the temples of North India। This is again wrong। Mithun is used in South India and Dwarpals are used in North India। The Indian and the North Indian idea of multiple shikhar rising together as a cluster was very popular in South India। So this again is wrong because it was not very popular। अगर आप देखोगे तो साउथ इंडियन टेम्पल्स में एक ही शिखर आपको दिखता है। सो आंसर हियर इज वेरी सिंपल, दैट इज ऑप्शन ए। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट उसने दिया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट स्टेटमेंट को बिल्कुल सिंपल दिया उसने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विद रिस्पेक्ट टू लिटरेचर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक रहेगा? सॉरी, देख लेते हैं एक बार, डायरेक्टली मैंने आंसर मार्क कर दिया। द लिटरेचर ऑफ द गुप्ता पीरियड वॉज मेनली रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। तो देखो प्राकृत में नहीं मिलता, संस्कृत में मिलता है। आप जितने भी उनके टाइम पे कोई भी अगर आप उठा के देखोगे, जैसे आप अगर मान लो कालिदास के वर्क्स को देखोगे तो सबके सब वर्क्स आपको संस्कृत में मिलेंगे, प्राकृत लैंग्वेज में नहीं मिलते, तो रॉन्ग हो जाएगा। द पुराण्स एक्सक्लूडेड द वर्शिप ऑफ गॉड्स बाय कॉमन मैन। दिस इज अगेन रॉन्ग। जैसे मत्स्य पुराण है, वो कॉमन मैन कैसे वर्शिप कर सकता है गॉड को, उसकी बात ही करता है। इन कालिदासास लिटरेरी वर्क्स, कैरेक्टर ऑफ हाई कास्ट स्पीक इन संस्कृत व्हाइल दोज ऑफ लोअर कास्ट मूवमेंट स्पीक इन प्राकृत। बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट का रिलेट भी करता है कि जो संस्कृत थी वो हायर, मतलब कि जो हायर कास्ट के लोग हैं उनके लिए थी और कॉमन मैन के लिए प्राकृत थी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट, द फेमस ड्रामेटिस्ट सुधारक ऑथर ऋतु संहार ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखो ऋतु संहार वी नो इट वाज रिटन बाय कालिदास, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग।
सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट कालिदास के जो काम थे, कालिदास हैज डिपिक्टेड दैट संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ अपर कास्ट एंड प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट काउंसिल। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगिर। द स्टेटमेंट इज राइट, सही बात है। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज प्रेसाइडेड ओवर द सेज महाकश्यप, नहीं, सेकंड वो की थी सभाकर्णी ने। तो इट वाज अंडर कालशोक, वैशाली में हुई थी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एंड इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सभाकर्णी। सेकंड इज, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। पाटलिपुत्र रिमेन्स द ओनली सिटी टू हैव हेल्ड बोथ बुद्धिस्ट एंड जैन काउंसिल्स, ये स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट है, द बुद्धिस्ट काउंसिल एट द कुंडावन विटनेस द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म, दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट। सो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो आपको मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट इज द सेकंड वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। With reference to Indigo revolt, consider the following statement. Intellectual class did not support the movement. This is very wrong because अगर आप ध्यान दोगे इंडिगो रिवोल्ट के टाइम पे ही नील दर्पण आई थी, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ दीनबंधु मित्र की, तो इंटेलेक्चुअल्स वर सपोर्टिंग इट, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। रिपोर्ट वॉट विविडली पोर्ट्रेड बाय दीनबंधु मित्र इन नील दर्पण, स्टेटमेंट ठीक है। दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास वर द इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पता भी होना चाहिए। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। फरजई मूवमेंट, फरजई मूवमेंट के बारे में क्या बोला इसने? फरजई वर द फॉलोअर्स ऑफ द मुस्लिम सेक्ट, बिल्कुल पता है हमें। उसके बाद है रिवोल्ट एम्ड एट एक्सपेल द इंग्लिश इंट्रूडर फ्रॉम द बंगाल, ये स्टेटमेंट भी सही है। मोस्ट ऑफ द फरजईज जॉइंट द वहाबी रैंक्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statement. Santhal revolt happened just before the Sepoy revolt of 1857. The statement is right. Leader of the Santhal revolt was Bisra Munda. This statement is wrong. Bisra Munda इसके साथ नहीं था रिवोल्ट में. So this statement becomes wrong. So the answer becomes option A, that is 1 only. Next चलते हैं। देखो जो संथल रिवोल्ट था उसमें जो लीडर्स थे वो थे सिंधु एंड कानू। सिद्धू एंड कानू वर द लीडर्स हियर। बिस्रा मुंडा was related with the उल्गुवन मूवमेंट, तो उल्गुवन मूवमेंट के साथ रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोली अपराइजिंग टुक प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कोलीज कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न इंडिया के अंदर मिलते हैं, यानी गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में। रामोसी अपराइजिंग टुक प्लेस इन महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट ठीक है। द वर्ड आदिवासी was first time referred to by ज्योतिबा फूले, दिस इज रॉन्ग। ज्योतिबा फूले was mainly related with the लोअर कास्ट के साथ थे, वो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए थे। तो दिस वाज थोड़े से नाम आपको नहीं पता होगा उनका नाम है ठक्कर बप्पा। तो ठक्कर बप्पा वाज रिलेटेड विद दिस आदिवासी स्टेटमेंट। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो वैसे भी रामोसी जो है ये आपको पता होना चाहिए और फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, दोनों आपके स्पेक्ट्रम में दिए हुए हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है तो जहाँ पे 2 होगा वो तो वैसे ही हट जाएगा, तो ये हट गया, तो आंसर बन जाएगा आपका A 1 and 3 ओनली। तो अगर आपको थर्ड स्टेटमेंट का नहीं भी पता तो भी आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बहुत ऑब्वियस है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू लेबर मूवमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The trade union movement in India began in the second half of the 19th century after the expansion of industrial base. Obviously, trade union कब आएंगे? जब इंडस्ट्रियल बेस बढ़ेगा, तो स्टेटमेंट ठीक है। इवन इन 1891 के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियल एक्ट्स भी हैं। Then Narayan Malhar Joshi और NM Joshi was sent as a representative of laborers by the Indian government to the Washington Summit of ILO in the year 1990. This statement is again राइट, ये स्टेटमेंट ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन से हैं? ऑप्शन डी, नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपको कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग घड़ियाल्स। तो अब इकोलॉजी वाला पोर्शन आ गया ये। इट इज वन ऑफ द 4 स्पीशीज दैट आर फाउंड इन इंडिया। तो देखो 4 स्पीशीज
देखो है तो इंडिया के अंदर फाउंड होती है, पर इंडिया में 4 नहीं, इंडिया में 3 स्पीशीज मिलती है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दे कैन बी फाउंड इन नॉर्दर्न इंडियन रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, चंबल और ट्रिब्यूटरीज, बिल्कुल सही है। फ्रेश वाटर होते हैं घड़ियाल, तो ध्यान रखना है रिवर्स में मिलेंगे। लाइक टाइगर्स आर द टॉप मोस्ट प्रेडेटर्स इन फॉरेस्ट, घड़ियाल आर द टॉप मोस्ट प्रेडेटर इन द रिवर। दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट। सो आंसर शुड बी करेक्ट है तो 2 and 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल रूल्स कंसिडर द फॉलोइंग विद दैट बेस्ट डिफाइंस लैक्स प्रिंसिपल। सो ये पॉइंट, ये क्वेश्चन है आपको जो कुछ बता के जाएगा, मतलब ये हो सकता है आपको ना पता हो, तो इट इज गोइंग टू एजुकेट यू। सो द करेक्ट आंसर इज द क्लच साइज of each species of a bird has been adapted by natural selection to correspond and the largest number of youngs from for which the parent can on average provide enough food। तो ये है आपका लैक्स प्रिंसिपल। तो ये आपके एजुकेशन के लिए है बजाय आपको टेस्ट करने के। जो ऑप्शन डी है इट रिलेट्स विद कॉप्स रूल, ये कॉप्स रूल के साथ रिलेट करता है, तो यू कैन नोट दिस डाउन। देन दिस वन रिलेट्स विद डोल्स रूल, ये डोल्स रूल है। एंड दिस इज गॉड्स रूल, ये गॉड्स रूल है। तो यू कैन नोट दिस डाउन, ये आपकी सिर्फ उसको बढ़ाने के लिए है, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना, मतलब नॉलेज को बढ़ाने के लिए है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है विद रेफरेंस टू द देहिंग पटकाई नेशनल पार्क कंसिडर द फॉलोइंग। तो पहला बोल रहा है कि दिस नेशनल पार्क हार्बर्स द लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ लो लैंड रेन फॉरेस्ट इन इंडिया। द स्टेटमेंट इज राइट। कहाँ पे मिलेगा ये आसाम के अंदर है ये वाला, तो ठीक है। सेकंड, इट इज नोन फॉर हैविंग द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेचेस ऑफ आसाम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट। रिसेंटली मणिपुर गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड it as the 7th national park of the state. This statement is wrong because ये अगर आसाम में दिया हुआ तो ये आसाम के अंदर होना चाहिए ना, तो वैसे ही आप तो मतलब कि थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 तो रॉन्ग है, तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो ड्यू टू दिस स्टेटमेंट और दिस वन, इन दोनों से आप इस क्वेश्चन को बिना पता हुए भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 14 आपका आता है, वो कहता है कि विद रेफरेंस टू Pangso, consider the following statement. Pangso is not a part of the Indus River Basin. The statement is right. ये इसका पार्ट नहीं है। It is the world's highest freshwater lake. This is again wrong. जो इसके लिए बोला जाता है पैंगसोंग के लिए ये है कि it is the highest grassland lake, तो वो उससे आइडेंटिफाई होता है। तो हाईएस्ट ग्रासलैंड लेक है, ना कि हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक। Its length is entirely in India. This is again wrong. चाइना और इंडिया दोनों का इसके ऊपर क्लेम है, तो ये दोनों के अंदर मिलता है। सो आंसर इज ऑप्शन डी, 1 ओनली। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। विद रेफरेंस टू द वन हॉर्न्ड राइनोज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज लिस्टेड एज द एंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट। देखो वन हॉर्न राइनो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इट इज वर्नेबल में है, उसमें नहीं एंडेंजर्ड में। एंड आई हैव टोल्ड यू, लिस्ट बना लो प्लीज अपनी। सेकंड, इंडिया इज ऑल्सो होम टू व्हाइट हॉर्न राइनोज अपार्ट फ्रॉम वन हॉर्न राइनोज। दिस अगेन इज रॉन्ग। व्हाइट हॉर्न राइनोज इंडिया में नहीं मिलते, ये साउथ ईस्ट एशिया में मिलते हैं। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। करेक्ट पूछ रहा है तो दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। इंडिया में सिर्फ वन हॉर्न राइनोज मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 says consider the following pairs. केसरे हिंद, it is in Meghalaya. This is wrong. केसरे हिंद जो है वो है अरुणाचल प्रदेश की बटरफ्लाई। देन ब्लू मॉर्मोन, ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर बटरफ्लाई फॉर अ स्टेट, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। इवन यूपीएससी has asked this question, ही पूछा भी है यूपीएससी ने। कॉमन पीकॉक उत्तराखंड, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, तो द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 pairs only. Next is question number 17. Question number 17 says this crop is an equatorial crop but under special condition. It is also grown in tropical and subtropical areas. Native of West Africa, it requires moist and humid climate with rainfall of more than 250 centimeter and temperature above 200 degrees Celsius. India is one of the largest importer of it. तो देखो ये क्या बोल रहा है। पहली चीज जो कीवर्ड्स दे रहा है वो देख लेते हैं। ये इक्वेटोरियल क्रॉप है,
तो इक्वेटोरियल रीजन में बनेगी ये, ठीक है। इक्वेटोरियल का मतलब इक्वेटर के पास। तो कॉटन है, कॉटन इक्वेटोरियल क्रॉप नहीं, कॉटन इज अ टेम्परेट क्रॉप, सॉरी ट्रॉपिकल क्रॉप बट नॉट अ इक्वेटोरियल क्रॉप। देन अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। नेटिव ऑफ वेस्ट अफ्रीका, तो कॉटन तो देखो नेटिव नहीं है वेस्ट अफ्रीका की, इंडिया में मिलता है तो पॉसिबल ही नहीं है नेटिव हो जाए वहाँ पर। इवन जूट भी इंडिया में बहुत पहले से आता आया है। रबर भी आप कह सकते हो, इट इज इंडिया में रहा है, रबर प्लांट रहा है, तो यहीं से एलिमिनेट होकर आंसर आ रहा है। इट रिक्वायर मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब जैसे अगर हम पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल हम लोग इंडोनेशिया वगैरह से मंगाते हैं, तो ये से इसको सपोर्ट करता है। रेनफॉल भी इसको हैवी चाहिए होगा, टेम्परेचर भी यही चाहिए होगा। और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर, तो कॉटन का इंडिया इंपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर है। जूट का इंपोर्टर नहीं है, रबर का भी इंपोर्टर नहीं है। तो लास्ट स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज पाम ऑयल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कुकिंग कोल। तो कुकिंग कोल के लिए देखते हैं क्या है। कुकिंग कोल में बोल रहा है इट इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील अंडर ब्लास्ट फर्नेस रूट। ये बात सही है गलत है? ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकेंड, कुकिंग कोल इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। कोल क्या करेगा? ऑक्सीजन को खत्म करेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी चीज जो ऑक्सीजन को खत्म करती है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो सेकंड तो हो जाएगी हमारी रॉन्ग। इंडिया हैज डिपॉजिट्स ऑफ कुकिंग कोल बट दे रिमेन अनटैप्ड। ये तो हमें पता है, इंडिया के जो कोल हैं अभी भी अनटैप्ड है। करंटली इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स कुकिंग कोल फ्रॉम यूएसए। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज हम किस पे डिपेंडेंट है? ऑस्ट्रेलिया पे। काफी न्यूज में भी था ये। तो अब देखो एलिमिनेट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट को तो एलिमिनेट आप कर सकते हो, 4 को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। इजी क्वेश्चन था, गलत तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द जीरो टिलेज। सीड्स आर सोन थ्रू ड्रिलर्स विद प्रायर लैंड प्रिपरेशन। देखो लैंड प्रिपरेशन हम नहीं करते इसमें, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जाके ड्रिल होल सीड उसमें डाल देते हैं। तो जो चर्निंग होती है सॉइल की वो हम नहीं करते, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। सीड सोन अंडर दिस मेथड डू नॉट एनकाउंटर द क्रस्ट इन द सॉइल। तो ये एनकाउंटर नहीं करता क्रस्ट को। द थिंग इज, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। इट इज एनवायरमेंटली सेफ बिकॉज ऑफ द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट, मतलब कि उसको इसलिए नहीं करते क्योंकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन उसमें हो जाता है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। ठीक है, बार्ले एंड मस्टर्ड आर खरीफ क्रॉप्स। देखो ये आपको पता होना चाहिए, खरीफ और राबी क्रॉप्स कौन से होते हैं। तो राबी क्रॉप है ये, ना कि खरीफ क्रॉप है। तो ये आइडियाज आपको रहने चाहिए। नेक्स्ट इज द ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ डेक्कन इज एन इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग रीजन इन इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। जो ब्लैक रीजन है वहां पे व्हीट ग्रोइंग, ये स्टेटमेंट जो होगा आपका, सॉरी ये स्टेटमेंट जो ब्लैक रीजन है उसमें वैसे तो कॉटन ग्रो होती है पर उसमें व्हीट भी ग्रो होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट, द फर्स्ट वन वाज रॉन्ग। नेक्स्ट आता है टी प्लांटेशन रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल सही बात है, तभी तो नॉर्थ इंडिया में नहीं होता, उसको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से नेटिव क्रॉप्स हैं? तो देखो बनाना, मैंगो एंड जिंजर ठीक है, हमें मिलते हैं, मान सकते हैं। पोटैटो हमें पता है ये साउथ अमेरिका से आया, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। देन यू हैव चिलीज। चिलीज भी इंडिया की नहीं है, चिलीज हैव ऑल्सो कम फ्रॉम साउथ अमेरिका, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देन बेल पेपर अगेन बाहर से आया है, चिलीज बाहर से आई हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, बनाना, मैंगो एंड जिंजर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इट्स इम्पैक्ट।
इट कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मिक्स्ड क्रॉपिंग बिल्कुल हेल्प कर सकता है। इट प्रोड्यूसेस बेस्ट रिजल्ट व्हेन देयर इज मिनिमम एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फर्टिलाइजर से ऑब्वियसली आपका जो प्रोडक्शन वो इम्प्रूव होगा, बट ये क्या करता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग फर्टिलाइजर के यूज को कम करवा देता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन मिक्स्ड क्रॉपिंग यूजुअली क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन आर ग्रोन टू अवॉइड रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। एक साथ ही हम ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब साइड बाय साइड वो ग्रो होती हैं। The next is two or more crops can be grown simultaneously with specific row arrangement in the mixed cropping. This statement is right. So answer becomes here option A, that is 1 and 4 only. Next is question number 23. Consider the following statement. India is self-sufficient in pulses production. The statement is wrong. India को import करनी पड़ती हैं pulses, तो India is not self-sufficient. Even India is one of the major importers of pulses. Second, Malwa Plateau, Marathwada, Rayalaseema are the major seeds growing region of the India. The statement is right. Horticulture production has surpassed the food grain production in India. This statement is again right. So answer becomes option B, that is 2 and 3 only. Next is question number 24. With reference to 5th and 6th schedule of the Constitution of India, consider the following statement. Both 5th and 6th schedule include only in the north eastern states. तो देखो ये कह रहा है इंक्लूड ओनली द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हिमाचल भी है, हमारे पास गुजरात भी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो 5th और 6th तो ट्राइब्स के लिए बनाया गया, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया, तो ये तो रॉन्ग होएगा। सेकेंड, बल्कि 6th शेड्यूल में आप कह सकते हो कि सारी की सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, क्योंकि उसमें क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, असम, मणिपुर है शायद, तो वो आपका उसमें आ जाता है। द प्रेजेंट हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। द स्टेटमेंट इज राइट। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर 6th शेड्यूल। दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. द आर्टिकल 25 of Indian Constitution states right to freedom as conscious, concise and right to freely to profess, practice and propagate religion. It is subject to which of the following restrictions? तो public order तो obviously होगा, health भी होगा कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो health को खराब कर रहा हो। Then morality obviously it has to be there. Defamation, देखो defamation के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है एक तरह से, मतलब defamation is not included in that. तो आंसर becomes option C, that is 1, 2 and 3. तो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इसमें डिफेमेशन नहीं इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेडिशन लॉ ऑफ इंडिया. इफ एनी पर्सन अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ही और सी मस्ट बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। तो खुद कुछ हार्श नहीं हो जाएगी ये चीज़, मतलब कि पनिश करने का बेसिक रीजन ये है कि आप गलती ना करो दोबारा, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड इन 1860। दिस अगेन इज रॉन्ग। इट वॉज वो बाद में लेके आए थे, 1870s में हम लेके आए हैं। द फर्स्ट नोन इंस्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ वॉज J.C. बोस। अब देखो ये नहीं पता हमें, पर अगर हम देखें तो ऑप्शन ए और डी, तो ए और बी तो हमारा कट जाता है, तो इट माइट बी तिलक ऑल्सो, बिकॉज तिलक काफी बार सेडिशन लॉज में अंदर गए हैं। सो फॉर योर नॉलेज ओनली, दिस स्टेटमेंट इज राइट। द लॉ वॉज फर्स्ट अप्लाइड ऑन J.C. बोस, तो J.C. बोस पे इस लॉ को अप्लाई किया गया था, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. Which of the following provisions is or are mentioned in the concurrent list of 7th schedule of the Indian Constitution? Bankruptcy and insolvency, public health and sanitation, criminal procedure including, तो अब दोनों का देख ही लेते हैं। कंकरेंट लिस्ट में बैंक्रप्सी इंसॉल्वेंसी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी स्टेट में भी हो सकती है, सेंटर के अंदर भी आ सकती है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये वी नो स्पेसिफिकली ये किसका पार्ट है, स्टेट का पार्ट है। थर्ड, क्रिमिनल प्रोसीजर इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स
इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बिल्कुल सही बात है, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, सेंट्रल स्टेट दोनों के पास ही रहेगा। देन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, ये तो स्टेट सेंटर का काम है, मतलब इंटर स्टेट कोई भी इशू आ रहा है तो स्टेट सेंटर उसको हैंडल करेगा। तो फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट उसने पूछा है, तो करेक्ट में हम 2 और 4 को तो हटा ही सकते हैं, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। तो ये कट जाएंगे पहले दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। A tribal advisory council can be constituted only in the state having scheduled areas. Yes, wrong है statement. Second is the governor of the state can increase the area of any scheduled area in a state. ये भी गलत है, तो गवर्नर के पास वो पावर नहीं होती को इंक्रीज करते, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। करंटली नो स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैज 5th शेड्यूल एरिया, दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो उसने करेक्ट पूछा है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन B, that is 3 only. Next is question number 29. Question number 29 says, which of the following statement is not correct about the protection of life and personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution? It is available to both citizens and non-citizens of the India. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सॉरी इसको इस तरफ मार्क करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर तो नहीं हो सकता ये। It recognizes the right to die with dignity and active euthanasia as a fundamental right. ये बिल्कुल रॉन्ग है, तो ये आपका बन जाएगा आंसर। वैसे नेक्स्ट 2 भी देख लेते हैं, क्या पता कोई और स्टेटमेंट मिल जाए, क्या पता हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करनी पड़ जाए। इट इज अवेलेबल अगेंस्ट बोथ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। द स्टेटमेंट इज राइट। देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोविजन in the constitution for grant of compensation by the state for infringement of it. ये स्टेटमेंट भी ठीक है, सो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से देखो, राइट टू डाई विद डिग्निटी आपका हो सकता है, राइट है राइट टू लाइफ में, बट एक्टिव यूथेनेशिया इज नॉट अ फंडामेंटल। एक्टिव यूथेनेशिया आर्टिकल 21 में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 30, which of the following statement is incorrect in the regard of Article 20 of the Indian Constitution? The protection against self-incrimination does not extend to the compulsion to give blood samples. The statement is right. Incorrect पूछ रहा ना हमसे। As per Article 329, rights guaranteed by Article 20 cannot be suspended during national emergency. Yes, statement ठीक है। थर्ड है, it is applicable to legal पर्सन लाइक अ कंपनी, बिल्कुल होगा लीगल पर्सन के लिए, लीगल एंड नेचुरल दोनों पर्सन्स के लिए है। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी इज नॉट अवेलेबल इन प्रोसीडिंग्स बिफोर जुडिशियल ट्रिब्यूनल, बिल्कुल नहीं, जो डबल जेपार्डी के लिए वी हैव द प्रोटेक्शन, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग cases sedition under section 124 of the Indian Penal Code most appropriately will be applicable. So first is constructively criticizing the government. The statement is wrong, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में नहीं एप्लीकेबल होगा ये। एक्साइटिंग हेट्रेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बिल्कुल, अगर हेट्रेड होगी तो होगा। Raising slogan in favor of certain communities, this statement is again right. Written words showing disaffection towards the government, this statement again is wrong. Written words पे नहीं होता, ये sloganing पे होता है, तो the answer becomes option A, that is 2 and 4 only. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन A, that is 2 and 4 only. तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके एप्लीकेबल कहाँ पर होगा। तो आई एम रॉन्ग हेयर, जस्ट मेक मी मैं करेक्शन कर दूं बच्चे आपको। तो ये थर्ड में तो आपका नहीं होगा एप्लीकेबल, क्योंकि कम्युनिटी के फेवर में आप कर रहे हो, किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे। रिटर्न वर्ड्स में अगर आप डिसअफेक्शन शो करते हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो इट विल बी एप्लीकेबल। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 2 and 4 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेट ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का एसेट कौन सा है? कंटीजेंसी रिजर्व नहीं, ये तो रिजर्व है, आरबीआई का एसेट थोड़ा ना हो, कुछ कमा थोड़ा ना रहा आरबीआई इस पे। डिपॉजिट्स ऑफ द सेंट्रल बैंक विद आरबीआई,
अगर आरबीआई के पास डिपॉजिट है तो आरबीआई को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, या उसके ऊपर वो लाइबिलिटी है, तो इतना ही होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, अगेन उस पर उसको वापस इंटरेस्ट पे करना है, तो रॉन्ग है। ट्रेजरी बिल्स, बिकॉज अगर वो इशू करेगा तो ट्रेजरी बिल्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट इज अ क्या है वो एसेट है आरबीआई के लिए। नेक्स्ट आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है what will be the it will not be the effect of operation twist under open market operation by RBI, ठीक है। the bond yield decreases with an increase in price, the statement is right, तो ये तो होगा इसका इफेक्ट। it decreases long term investment rates and increases short term rates, ये बिल्कुल सही है। see it will make short term loans less expensive without affecting the long term rates, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रेट्स इन दोनों के बीच में ही ट्रेड ऑफ कर रहा है ताकि हमें लॉन्ग टर्म फंडिंग मिल जाए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इट विल नॉट इम्पैक्ट द सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरबीआई, इट गिव्स एंड पेज मनी ऑन बिहाफ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, द स्टेटमेंट इज राइट। इट एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट टू द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इट एक्ट्स एज अ बैंकर ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, रॉन्ग है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम करता है, तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चेक्स वर ड्रॉन ऑन सेविंग्स और करंट अकाउंट्स कैन बी रिफ्यूज्ड बाय एनीवन एज अ मोड ऑफ पेमेंट, द स्टेटमेंट इज राइट। क्या पता चेक तो उसने इशू कर दिया, अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, तो कोई बंदा उसको मना कर सकता है। Any person receiving an amount of rupees 1 lakh or more in cash from a person in a day respect a single transaction is punishable under Income Tax Act of 1961, तो statement is wrong because ये 1 lakh नहीं है, 2 lakh rupees है, तो आंसर becomes option A, that is 1 only। Next is question number 36। According to Reserve Bank of India Act 1934, which of the following are categorized as the assets of the issue department of the RBI, तो इनमें से कौन से एसेट्स का काम करेंगे इश्यू डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई के लिए? गोल्ड बुलियन, ठीक है, सही रहेगा, एसेट होंगे। रुपी कॉइन्स भी एसेट्स हैं, नोट एंड सर्कुलेशन भी एसेट्स हैं। रुपीज सिक्योरिटीज एसेट्स नहीं है, ये लाइबिलिटी बन जाएंगे, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आर्सेनिक इटाई डिजीज, रॉन्ग है, इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम, तो ये गलत हो जाएगा। कैडमियम ब्लैक फुट डिजीज गलत है, आर्सेनिक से ये होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मरकरी मिनीमाटा डिजीज, यस, मिनीमाटा कॉन्फ्रेंस भी है हमारे, आपको पता होना चाहिए उसका, सो इट इज ऑप्शन 3 इज करेक्ट, तो विच इज करेक्टली मैच, तो आंसर इज ऑप्शन 3, ऑप्शन ए, दैट इज 3 ओनली, तो ये तो पता होना ही चाहिए आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। जीनोम सीक्वेंसिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज डिसाइफरिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन ए ऑर्गेनिज्म, तो ये स्टेटमेंट आपका बोल रहा है नंबर ऑफ सेल्स, तो जीनोम से रिलेट करेगा, सेल के साथ तो क्यों रिलेट करेगा। डिसिफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ द बेस पेयर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, बेस पेयर किसमें होते हैं, डीएनए के अंदर, तो ये पॉसिबिलिटी है। एडिशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, ये बायोटेक में आता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सीक्वेंसिंग ऑफ द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ टिश्यूज, नहीं टिश्यूज का क्यों करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रोमोसोम्स और जीन्स का करेंगे, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज deciphering the exact order of the base pairs of an individual। base pair is related with DNA, या आपके जेनेटिक मटेरियल के साथ बेस पेयर रिलेट करता, तो इस टर्म को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर कंडक्टिविटी, इट इज बेस्ड ऑन जीरो रेजिस्टेंस एंड नो एनर्जी लॉस व्हाइल कैरिंग करंट, द स्टेटमेंट इज राइट। इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली इन वेरी फ्यू मटेरियल्स व्हेन दे आर कूल्ड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, देखो पहले ऐसा था, पर अब क्या है, रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई है, जो करंट अफेयर्स आया है, उसमें ये बोला गया है कि इवन 15 डिग्री पे भी हो सकता है अगर हाई प्रेशर हो, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 says consider the following statement regarding sound waves। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, बिल्कुल सही बात है, उसको एक मेटेरियल मीडियम चाहिए, तभी आप देखो कि वैक्यूम में साउंड नहीं होती, यू विल नॉट फाइंड साउंड इन द स्पेस, आप बल्कि मेटल के अंदर साउंड हो सकती है कि मेटल के अंदर साउंड ट्रैवल करती है,
लाइक लाइट साउंड वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स, ये अगेन गलत है। जो लाइट वेव्स है वो ट्रांसफर वेव्स होती है, जो साउंड वेव्स होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर हियर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो ये किसके साथ रिलेट करती है स्कीम, ये रिलेट करती है फर्टिलाइजर्स के साथ। इसको कौन सी मिनिस्ट्री करेगी इंप्लीमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। They will act as retail fertilizer shops in the country and also provide access to seeds. The statement is right. They will conduct soil testing and provide useful information about farming techniques to farmer. ये statement भी ठीक होगा। So answer becomes option C, that is 2 and 3 only. Next is question number 42. With reference to Asian Infrastructure Investment Bank, consider the following statement. AIIB is a multilateral development bank with a capital size of 100 billion. The statement is right. India is the second largest shareholder in AIIB. ये statement भी ठीक है। AIIB does not lend to members outside Asia. ये statement wrong है। क्यों नहीं करेगा वो? उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो वर्ल्ड लेवल का बने, वो compete करना चाहता है वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ। तो ये statement wrong हो जाएगा। So here the answer becomes option A, that is 1 and 2 only. Next is question number 43. Consider the following. Artemis 1 mission, okay, Lucy mission and Hakuto R mission. अब आगे बोल रहा है which of the following missions are related to the lunar missions. तो ये पता होना चाहिए हमें। जैसे Artemis 1 मिशन जो है वो लूनर मिशन के साथ रिलेट करता है। अब लूसी मिशन का नहीं पता हमें, और हकूटो मिशन का भी नहीं पता मान लो। तो ठीक है, अब देख लेते हैं 1 से अगर हो पा रहा हो सॉल्व तो 2 तो आपका हट ही जाएगा। तो ये तो आपका वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब हकूटो मिशन का नहीं पता, तो आप फिर 50-50 पे आ गए यहाँ पे। सो अब नॉलेज बढ़ाने वाली बात है, तो थर्ड वन इज राइट। जो आपका हकूटो आर मिशन है, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द लूनर मिशन, मतलब ये मून के साथ ही ये लिंक करता है। और लूसी मिशन जो है वो है ये एस्ट्रॉइड्स हैं ऑफ ट्रोजन के एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करने के लिए लूसी मिशन को बनाया गया है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। ये कहता है द फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ वाटर वाज रिसेंटली हेल्ड। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वाटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्टेटस है वाटर का? वाटर इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट अंडर लिस्ट 3 ऑफ द 7th शेड्यूल। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज इन द लिस्ट 2, लिस्ट 3 में नहीं है, लिस्ट 2 के अंदर ये है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज पावर्स टू रेगुलेट एंड डेवलप इंटरस्टेट रिवर अंडर लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल। द स्टेटमेंट इज राइट। ये स्टेटमेंट ठीक है। तो कौन सी करेक्ट हो जाएगी? द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चार्ज शीट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense. The statement is wrong. ये FIR होती है, ना कि चार्ज शीट। First information report is a formal police record showing the names of each person brought into custody. This is again wrong. ये चार्ज शीट होती है। तो उसने क्या किया है, इसको इंटरचेंज कर दिया। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 46। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the first Lok Sabha, the single largest party in the opposition was the Swatantra Party. The statement is wrong. It was CPI. CPI was a very important party at the time of independence. So CPI थी second largest party. Yes, single largest opposition party. Second, in the Lok Sabha, a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969. The statement is right. और 1970s में ही वो रूल भी बना, कानून भी आया था इसके लिए। In the Lok Sabha, if a party does not have minimum of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of opposition. देखो 10% उसके पास सीट होनी चाहिए, यानी उसके पास होनी चाहिए 55% सीट्स, 55 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये अगेन रॉन्ग हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस? तो इसमें आ जाएगा हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थॉर्न्स। तो तीनों ही सही हैं भाई, तीनों ही ठीक होते हैं क्योंकि तीनों ही वाटर लॉस को रोकने के लिए होते हैं। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी ए इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन द ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये किसकी बात कर रहा है? इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% की बात ये कर रहा है। इट इज इंट्रोड्यूस एज अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बिल्कुल गलत है, ये इनकम टैक्स का पार्ट नहीं था। नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन द होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखो अगर ये इनकम टैक्स का पार्ट नहीं है तो ये कैसे इसमें टैक्स क्लेम कर लेंगे? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि ये इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता, तभी ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस स्कीम के अंदर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, Who wrote the biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji and Shri Krishna? Stayed in America for some time and was elected to the Central Assembly. तो देखो अब हम अगर इसमें क्वेश्चन में देखें तो वैसे तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है इस क्वेश्चन को, बट अगर उसमें कुछ निकल सकता है तो देख लेते हैं। जैसे अरविंदो घोष थे, जो अरविंदो घोष थे, ही वॉज मोर और लेस अ पैसिव टाइप ऑफ पर्सन। मतलब इनिशियल फेज में तो थोड़े से थे वो रेवोल्यूशन, पर उसके बाद वो पैसे भी थे, तो मुश्किल है कि वो लिखें इसमें। देन बिपिन चंद्रपाल वाज अगेन मतलब कि वो मॉडरेट टाइप के पर्सन ही थे। देन लाला लाजपत राय वो थोड़ा सा वो मतलब कि उनके अंदर एक्सट्रीमिस्ट टाइप के पर्सन वो थे लाला लाजपत राय, एंड इवन 1927 तक भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, तो पॉसिबिलिटी है वो कर सकते हैं ये। मोतीलाल नेहरू के बारे में मतलब एक ही चीज़ हम जानते हैं मेनली, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम जानते हैं, और उससे ज़्यादा हम नहीं जानते कुछ भी। सो देखो आंसर तो हियर इज ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। अगर तुक्का ही मारना हो तो इन्हीं का नाम सबसे प्रोमिनेंटली आपको दिखाई देगा, मतलब कभी भी आप सोचते हो तो ही विल बी मोर एक्सट्रीमिस्ट। तो जैसे शिवाजी की बात अगर होगी तो शिवाजी को कौन पोर्ट्रे करेगा अच्छे से? लाला लाजपत राय ही कर सकते हैं। तो आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, और नहीं पता है तो बच्चे फिर नॉलेज के लिए क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? Amnesty International, International Court of Justice, the Office of UN Commissioner for the Human Rights, or World Justice Report? So the rule of law index, एमनेस्टी इंटरनेशनल किसके लिए निकालता है कि एमनेस्टी वगैरह कितना है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो सकता है पर हम कोई रिपोर्ट वगैरह इसका देखते नहीं है। देन यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड निकालता है, और उसके कंपटीशन में आया था वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। तो देखो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगर नहीं पता है तो यू कैन नोट इट डाउन कि इस रिपोर्ट को कौन निकालता है। इसको रिपोर्ट को निकालता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, इसको निकालता है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि इट इज सर्टेन दैट द सेडिशन, वॉर एंड कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ लॉज आर नॉट सो मच टू बी इम्प्यूटेड टू द wickedness of the subjects as the bad state of dominion. For men are not born fit for citizenship but must be made so. कि जो लोग हैं वो सिटीजनशिप के लिए पैदा नहीं होते, उनको बनाना पड़ता है। You have to cultivate them. Besides men's natural passions are elsewhere the same, and if wickedness more prevails, more offences are committed in one's commonwealth than in the another. It is certain that the former has neither enough pursued the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought, and that therefore it has failed to make quite good of its title as commonwealth. Which among the following is the most logical rational inference that can be made? Sedition, war and breach of laws are inevitable in every dominion. बिल्कुल ठीक है, मतलब लग रहा है ऐसा कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें। It is not the people but the sovereign who is responsible for all problems of any dominion. तो अब देखो ये गलत है कि मतलब कि सिर्फ लोग ही नहीं होंगे, वो कह रहा है कि लोग नहीं है, सॉवरन नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि लोग भी इसमें उतने ही इक्वली पार्टिसिपेंट हैं। नेक्स्ट है दैट डोमिनियन इज द बेस्ट विच परस्यूज द एम ऑफ यूनिटी
एंड हैज लॉज फॉर गुड सिटीजनशिप। देखो अब इसने सी ने चैलेंज कर दिया है ए को, वाई, बिकॉज यहाँ पे उसने बोला है कि जो डोमिनियन है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये सी उसको बता रहा है। द नेक्स्ट इज इट इज इम्पॉसिबल फॉर मैन टू एस्टेब्लिश ए गुड डोमिनियन, ये तो गलत है, तो बी और डी तो कट ही जाएंगे। अब बच गया ए और सी। तो अगर ए और सी को हम कंपेयर करते हैं तो सी ऑप्शन इज मोर सुटेबल, क्योंकि वो पॉजिटिव अप्रोच भी दे रहा है इसके लिए और एक तरह से उसका पूरा जो क्रक्स है वो भी बता पा रहा है। सो आई विल गो विद ऑप्शन सी। ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो नाउ आंसर इज ऑप्शन सी हियर ओनली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 पे बोलता है अ पर्सन एक्स फ्रॉम अ प्लेस ए, एक पर्सन एक्स है प्लेस ए से निकलता है, एंड अनदर पर्सन वाई फ्रॉम प्लेस बी सेट आउट एट द सेम टाइम वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे की तरफ वो चल रहे हैं। द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर्स। ओके, and x walks with a uniform speed of 1.5 km per hour and y walks with a speed of 1 km per hour in the first hour with a uniform speed of 2.5। अब ये 1.25 पे आ गया सेकेंड आवर में, और ये आ गया यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 पे सेकेंड आवर में, एंड इन दी सेकेंड आवर में सॉरी, अब ये दोनों के दोनों 1.25 पे चलते हैं सेकेंड आवर में, और थर्ड आवर में ये चलते हैं 1.5 की स्पीड पे। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। तो प्ले द सेपरेटेड बाय एक्स वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1.5 किलोमीटर पर आवर एंड वाई विद a speed of 1 kilometer per hour in the first hour, with a uniform speed of 1.25 kilometer per hour in second hour and with a uniform speed of 1.5 hours in third hour। तो मतलब कि हर बार ये 1.25 के इंक्रीमेंट से बढ़ती जा रही है दोनों की स्पीड। ठीक है, तो बस इसमें यहाँ पे यही कैच है कि सिर्फ x की स्पीड भी बढ़ रही है, सिर्फ y की स्पीड बढ़ रही है। ये थोड़ा सा एक कैची हो सकता है आपके लिए, बट हम लोग ये मान लेते हैं क्योंकि x को इसने यहाँ पे खत्म कर दिया तो y के लिए ही ये चीज़ है। तो हम क्वेश्चन को रिफ्रेज एक बार कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन ने थोड़ा सा एम्बिग्यूअस हमें कर दिया है। क्वेश्चन से कि एक लाइन है आपकी ये, इसमें अ पर्सन x इज हियर एंड अ पर्सन y इज हियर, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर्स का। जो x की स्पीड है वो है 1.5 किलोमीटर पर आवर। जो y की स्पीड है वो चेंज होती जा रही है, वो पहले घंटे में 1 की स्पीड से चलता है, दूसरे घंटे में 1.25 की स्पीड से चलता है, और तीसरे घंटे में चलता है 1.5 की स्पीड से, चौथे में चलेगा 1.75 की स्पीड से, और पाँचवें में चलेगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसकी स्पीड ऐसे इंक्रीज करती जा रही है, जो उसने हमें लास्ट लाइन में बोला है, जो हम इससे पता लगा पा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये दोनों 5 घंटे में मिल जाएंगे। दूसरा बोल रहा है कि दे विल मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी। तो चलो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। तो दिस क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, हम दोनों की स्पीड को माइनस कर दे, वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं एक दूसरे में से, और फिर बताते हैं कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम रिलेटिव स्पीड लूँ तो क्या होगा, स्पीड ऑफ एक्स माइनस स्पीड ऑफ वाई। स्पीड ऑफ एक्स तो 1.5 किलोमीटर और स्पीड ऑफ वाई कितनी, -1। उल्टी डायरेक्शन है ना इसके, तो इसलिए माइनस लेना पड़ेगा, तो बन जाएगी 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे के लिए रिलेटिव स्पीड इतनी है, सेकेंड आवर के लिए कितनी हो जाएगी, 1.5 माइनस 1.25, तो हो जाएगी 2.75। थर्ड के लिए कितनी हो जाएगी, थर्ड के लिए इट विल बी 3। फोर्थ आवर के लिए कितनी हो जाएगी, 3.25। यू आर गेटिंग विद अलॉन्ग विद मी ना, क्योंकि बी जो वाई की स्पीड वो बढ़ती जा रही है 0.25 से हर एक घंटे के बाद, तो हर एक घंटे के बाद इन दोनों की रिलेटिव स्पीड भी बढ़ती जाएगी। तो पहले घंटे में इट वॉज 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों ने चला 2.5 किलोमीटर पहले घंटे में। दूसरे घंटे में इट इज 2.75 किलोमीटर पर आवर, तो दूसरे घंटे में ये लोग 2.75 किलोमीटर चल रही है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अगर मैं फर्स्ट आवर के लिए लूँ तो स्पीड है रिलेटिव स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 1 आवर, तो ये आ जाएगा 2.5 आवर। तो थर्ड के लिए मेरी कितनी हो जाएगी, 3.3 किलोमीटर्स। 4 के लिए हो जाएगी 3.25 किलोमीटर्स। 5 के लिए कितनी हो जाएगी मेरी
3.5 किलोमीटर्स। तो अब इनको प्लस कर लेते हैं, जब 15 किलोमीटर आ जाएगा तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। तो 2.5 प्लस 2.75 कितना हो जाता है? 2.5 और 2.75 कितना होगा? तो इनको सबको प्लस करना है एक बार मुझे, ताकि 15 में से पता चल जाए। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं भाई कैसे ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इसने 5 घंटे तक का पूछा कि 5 घंटे के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। तो 5 घंटे के बाद हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस 15 हुआ या नहीं हुआ। तो देख लेते हैं एक बार। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे, सॉल्व में इसको थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्व बच्चे। तो 5 आ जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा 1 यहाँ पे। तो 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19, 19 और 1 20, 0 हो गया। 2 यहाँ पे आ गया तो 3 3 3 9, 9 और 4 13, 13 15। तो देखो 5 घंटे के बाद अगर हम इन पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कम्स टू बी राइट। तो ये सही आ जाता है। तो इट विल बी 5 आवर्स के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। तो 5 आवर्स के बाद अगर मुझे देखना है कि मिड में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मुझे ये देखना है कि ये ए जो है 5 आवर्स में 7.5 किलोमीटर चल सकता है नहीं चल सकता। तो मैं सीधा निकाल लेता हूँ। आफ्टर इन 5 आवर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज टाइम इनटू स्पीड ऑफ ए, तो इट इज 7.5। तो यस दे विल मीट एट द मिड पॉइंट। तो दोबारा मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन इजी था, आपको बताने के लिए मुझे मेरा टाइम ज़्यादा लगा है। क्वेश्चन सिंपल ये बोल रहा है कि जो x है उसकी स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर की, वो कांस्टेंट है। जो y है उसकी स्पीड हर एक घंटे में बढ़ रही है 0.25 से। तो पहले घंटे में उसकी स्पीड 1 थी, दूसरे में 1.25, तीसरे में 1.5, चौथे में 1.75, पांचवें में इट इज 2। नेक्स्ट इज अब उसने दी है 2 स्टेटमेंट। उसने बोला है कि ये दोनों 5 घंटे के बाद मिलेंगे, ठीक है, और ये दोनों मिडवे बीच में मिलेंगे ए और बी के, तो ये भी ठीक है। तो हमें देखना ही ये सही है या नहीं है स्टेटमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको निकालनी है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ एक्स माइनस स्पीड ऑफ वाई। तो इसमें डायरेक्शन भी आपको लेनी होती है। अगर मैं मान लूँ कि ये वाली जो डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इफ इट इज पॉजिटिव, तो एक्स की स्पीड तो हो जाएगी पॉजिटिव और वाई की स्पीड हो जाएगी नेगेटिव। तो इन दोनों को मैंने जब इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो इट कम्स टू बी 2.5 किलोमीटर्स। तो ये पहले घंटे में जो स्पीड रहेगी इन दोनों की रिलेटिव स्पीड इट इज 2.5। नेक्स्ट आवर में इट बिकम्स 2.75 किलोमीटर्स पर आवर। थर्ड आवर में इट बिकम्स 3 किलोमीटर्स पर आवर। फोर्थ में 3.25, फिफ्थ में हो जाएगी 3.5 किलोमीटर्स पर आवर। तो हर एक घंटे में चेंज हो रही है। अब मुझे देखना है कि हर एक घंटे में कितना कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं दोनों। तो पहले घंटे में जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है स्पीड इंटू टाइम। तो पहले घंटे में रिलेटिव स्पीड है 2.5 और टाइम कितना है 1 आवर। तो 2.5 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2.5 किलोमीटर। सेकेंड आ जाएगा आपका 2.75, थर्ड आ जाएगा 3 किलोमीटर, फोर्थ आ जाएगा 3.25 किलोमीटर, फिफ्थ आ जाएगा 3.5। तो 5 घंटे मुझे देखना है कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। तो 5 घंटे का जब मैं सम करता हूँ डिस्टेंस का तो इट कम्स टू बी 15 किलोमीटर्स। तो यानी ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड अगर हम देखते हैं तो 5 घंटे में ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1.5 इंटू 5, क्योंकि उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो उसने 7.5 किलोमीटर कवर कर लिया। तो यानी ये दोनों मिड वे में ही मिलेंगे, बीचों बीच ही मिलेंगे। तो इसलिए द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2। तो थोड़ा सा मतलब कि टाइम ले रहा है, बट इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज सच। नेक्स्ट है 53। A boy plays with the ball and he drops it from a height of 1.5 meter. Every time the ball hits the ground, it bounces back to attain a height of 4.5 of the previous height. The ball does not bounce further if the previous height is less than 50 सेंटीमीटर। अगर फिर 50 सेंटीमीटर से कम हुई तो वो दोबारा से नहीं कूदेगी। तो हाउ मेनी टाइम्स द बॉल हिट द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। तो ठीक है, हम थोड़ा नॉर्मल मतलब कि अपने देसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये कह रहा है हमें कि एक बॉल है जो बार बार गिर रही है। तो बॉल मान लो 1.5 मीटर की हाइट पे थी इनिशियल फेज में। तो नेक्स्ट टाइम जब बॉल गिरेगी, बॉल गिर के जब कूदेगी तो इट विल अटेन अ हाइट ऑफ, कितना हाइट बनाएगा वो? इट विल अटेन अ हाइट ऑफ 4/5 ऑफ 1.5। तो ये कितना बना लेगा? 4/5 ऑफ 1.5 कितना आएगा ये? तो ये हो जाएगा 0.3, तो इट विल बी 1.2।
नेक्स्ट टाइम जब फिर से कूदेगी तो फिर कितना बनेगा, जब थर्ड टाइम ये कूदेगा तो कितनी हाइट बनेगी इसकी, तो फिर इसकी बन जाएगी 4/5 ऑफ 1.2, ये कितना बनेगा, तो 4.8/5, ये कितना आ जाएगा आपका पॉइंट, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं इसको तो हमारे पास ये आएगा तो 48। पहले इसको इसी से डिवाइड कर लेते हैं 1.2 से ही, 1.2 को कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। 0.24 इंटू 4 कितना आ जाता है आपका, तो ये हो जाएगा 16। 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो ये आ जाएगा 0.96। तो अब नेक्स्ट टाइम इसकी हाइट कितनी होगी, 96 की हाइट हो गई। अब इस तरह से अगेन जब ये कूदेगा तो क्या आएगा 4.5 इंटू 0.96, तो फिर से इसको कर देते हैं। तो फिर से अगर हम इसको करेंगे तो 6 इंटू ये तो होता है 24, 4 को पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 24, 9 इंटू 6 36, 36 और 24 36 और 24 कितना आएगा, 9 इंटू 4 36, 36 में 2 तो 3.36 36 38, 38/4 और 38/5 हम कर देंगे तो आ जाएगा 0.7, 34 का फिर आ जाएगा 6, 4 का आ जाएगा 768। तो नेक्स्ट टाइम ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, तो 4/5 इंटू 0.768, इसको फिर से करो, तो इसको अगर आप फिर से करोगे तो कितना आएगा आपका, तो फिर से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाता है 0.786 इंटू 4 से करेंगे हम लोग, तो क्या हमारा आंसर इसमें आएगा, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 4 आएगा, तो देखिए 32 आएगा इसमें पहली बात तो 0.768 इंटू 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, फिर 6 से किया तो 24 में 3 किया 7 से किया 28, 0 हो जाएगा 3.72। इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से डिवाइड अगर हम करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 0.6, देन 1 आ जाएगा और 4। अब 6th बार हम लोग कर रहे हैं तो 6th बार आ जाएगा 4.5 इंटू 0.6144। तो अगर हम इसको दोबारा से करेंगे तो पहले इसको डिवाइड ही कर लेते हैं इंटू 4, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका, इस 4 को तो हम रिड्यूस कर सकते हैं तो आप हमारे पास 6 हो जाएगा, देन 5 4 एंड देन 2.5, इसको 5 से डिवाइड किया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.49। तो ठीक है, तो ये 0.5 से कम हो गया, तो क्या आंसर बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स ये बाउंस बैक करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज 6। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या है, आपका थोड़ा सा एफर्ट लगता है कैलकुलेशन के अंदर, बट यू आर गेटिंग ए राइट आंसर, तो आपका आंसर इससे सही आ सकता है। और आप चाहो तो यहाँ पे जैसे इसको वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा अप्रॉक्स भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, images of consonants of English alphabet are observed in a mirror. What is the number of images of this which do not look like their original shape? जो consonants होते हैं उनके अंदर क्या है, उसने बोला है the consonants of English alphabet are observed in, उनको हमने मिरर में देखा। तो ऐसे कौन से consonants हैं जो कि अपनी मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, तो देख लेते हैं। which do not look like their original shape, तो जैसे A हो गया, ये तो होगा ही, B नहीं होगा, C नहीं होगा, देन यू हैव D जो है वो भी नहीं होगा, E जो होगा वो भी नहीं होगा, देन F जो होगा उसकी भी शेप नहीं आएगी। सॉरी, सबसे पहले तो हमें कॉन्सोनेंट्स देखने हैं, मैं वोवल्स को भी लेने लग गया था। तो A को हटा देंगे, B C D E हट जाएगा, F G H I J K L M N O P Q, O को हटा देंगे, सॉरी, तो यहाँ से O हट गया, P Q R S T, U हट जाएगा, V W X Y Z।
तो एक और हमें हटाना है, आई को हटाना होगा, ये भी वॉवल है। तो बी की शेप नहीं आती है उस जैसी, सी की शेप भी उस जैसी नहीं आएगी, डी की शेप भी नहीं आएगी, एफ की शेप भी नहीं आएगी, जी की भी नहीं आएगी, एच की आएगी, जे की नहीं आएगी, के की नहीं आएगी, एल की नहीं आएगी, एम की आएगी, देन एन की नहीं आएगी, पी की नहीं आएगी, क्यू की भी नहीं आएगी, आर की भी नहीं आएगी, देन एस की भी नहीं आएगी, टी की आएगी, वी की आएगी, डब्ल्यू की आएगी, एक्स की आएगी, वाई की आएगी, ठीक है, और जेड की भी नहीं आएगी। तो अब देख क्या क्वेश्चन है, टू नॉट लुक लाइक द ओरिजिनल शेप। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 और 14। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, इट इज 14। Integers are listed from 700 to 1000 in how many integers is the sum of the digits 10 हो जाता है, किन का डिजिट, किन का सम जो है 10 होगा, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं, जैसे 701 का तो नहीं होगा, 702 का भी नहीं होगा। तो वी नो अगर हमें 7 से लेके 10 के बीच में देखना है तो 703 का आएगा पहली चीज़। देन अगर मैं 71 वाली बात करूँ तो इसमें यही हो सकता है, इसी का सम 10 हो सकता है। 720 वाली बात को तो यही हो सकता है। अब मैं 730 की बात करूँ तो 3 यही वाली लाइन में आएगा। देखो मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर मैं 701 702 703 करूँ, 704 करूँ, 705 करूँ, 706 करूँ, 707 708 709 एंड 710, तो मैं 701 से अगर 709 तक देखूँ या 700 से अगर मैं 709 तक देखूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ पे जिसका सम 10 हो सकता है, तो मैंने निकाल दिया है। तो इस तरह से मैंने 710 से लेके 719 का भी निकाल लिया, 720 से लेके 730 का भी निकाल लिया। अब 730 से लेके 740 में एक हो जाएगा, 740 की सीरीज में कोई नहीं होगा, इवन पूरे लास्ट तक कोई नहीं होगा। अब हम सीधे जाएंगे 8 में, तो 802 पहला रहेगा, देन 811 होगा, उसके बाद 820 होगा, तो बाकी हो गया 0। अब तीसरे में आएंगे 900 में 901 होगा, देन 910 होगा, 920 होगा ही नहीं। तीसरा आएगा आपका सिर्फ 10,000 में, ये हो गया 901 हो गया, 910 हो गया, ठीक है। तो आपका आप देख लेते हैं कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे 9 नंबर हैं जिनका सम आएगा, डिजिट्स का सम आएगा 10। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर टुडे।